हेलो बच्चों, मैं प्रवीण जैन संस्कार कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर मैं गांव में बहुत दूर रहता हूं, मुझे ग्वालियर में मैं नहीं आ सकता हूं। तो उनके लिए बच्चों क्लासेस स्टार्ट हो गई है। मैं अब धीरे धीरे ऑनलाइन भी चालू कर दूंगा। बिल्कुल अभी आपको वीडियोस के माध्यम से अभी आप पढ़ लें और कुछ टाइम बाद मैं बिल्कुल लाइव क्लास देना चालू कर दूंगा, जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, न्यूमेरिकल मिलेंगे और डेरिवेशन मिलेगा। यहाँ आप चाहो तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, फेयर कॉपी बना सकते हो आप अपनी। अगर साथ में नहीं बना पाते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता दो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्वेल्थ एनसीईआरटी फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये किस में आता है, ये आता है स्थिर विद्युत में। हम इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन है हमारे, फर्स्ट में भी आता है, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, फोर में भी आएगा, इवन फाइव तक इसका रिलेशन चलता है ना। तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लें कि स्थिर विद्युत क्या होता है। स्थिर विद्युत क्या होता है, अभी बच्चों मैं एक बात और बता दूं आपको कि अभी मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे सिलेबस की फुल जानकारी दूंगा, है ना। तो चलो अभी हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब बच्चों स्थिर विद्युत क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, स्थिर विद्युत क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है स्थिर विद्युत। अब विद्युत क्या होता है, विद्युत विद्युत क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विद्युत क्या है, वह ऊर्जा किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर दे, इस गुण को ही हम विद्युत कहते हैं, है ना। विद्युत क्या होता है, किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर दे, इस गुण को ही हम विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत क्या होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को ही घर्षण विद्युत कहते हैं। सीधी सी बात कह दो, आप स्केल ले लो या आप कोई पेन ले लो, चलो ये पेन ले ली मैंने, अब इस पेन को मैंने बालों पर रफ किया, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना। या स्केल ले लो, स्केल को बालों पर रफ कर लो, है ना, या हाथों को रफ करो, है ना, या कुर्सी पर किसी को बैठा लो व्यक्ति को, उसके ऊपर टॉवेल से फेराओ 10 से 15 बार, तो उसमें आवेश आ जाएगा, मतलब उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो विद्युत घर्षण विद्युत क्या है, घर्षण विद्युत वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर दे, इस गुण को ही विद्युत कहते हैं। अब चूंकि यह विद्युत घर्षण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। अब आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहते हैं। आवेश को कह सकते हैं कि किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित होने वाली धारा को ही आवेश कहते हैं, ऐसे कह दो, है ना। आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। आवेश का मात्रक एम के एस मात्रक, एम के एस मात्रक, आवेश का एम के एस मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अब सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है आवेश का, स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, स्थित कूलाम। आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा कह सकते हैं, है ना। एम के एस मात्रक क्या होता है, इसका कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थित कूलाम होता है ना। अब आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है।
एक धनावेश दूसरा ऋण आवेश। किसने बताया था? ये बताया था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है कि जब हम रेशम को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच पे जो आवेश आया है और रेशम पे जो आवेश आया है, कांच के आवेश को वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है धनावेश और रेशम के जो आवेश है उसको बताया है ऋण आवेश। तो इसके लिए इन्होंने नाम दिया है, कांच वाले आवेशों का है कचाव आवेश, कचाव आवेश को ही धनावेश कहते हैं। रेशम वाले आवेशों का इन्होंने ऋण आवेश, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेजनी आवेश कहते हैं। अब आवेश के गुण, आवेश के क्या गुण होते हैं? आवेश के गुण होते हैं कि आवेश समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण गुण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। अब आवेश के गुण दो होते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, हो सकता है दोनों आवेश माइनस के हो जाए लो तो भी इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत होंगे तो क्या होगा? उनमें आकर्षण होंगे। अब हम अगर कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, जैसे हमने लिया कोई भी पदार्थ, ये एक पदार्थ लिया जिसपे प्लस आवेश ज्यादा है और माइनस आवेश कम है, तो इसको हम कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की कमी, या कह सकते हैं इसको धनावेशित, या कह सकते हैं इसको धनावेशित। जिस पदार्थ पे दोनों बराबर हो, प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं, इसे कहेंगे अपन विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन। अगर जिस पदार्थ पर ऋण ज्यादा है और धन कम है, उसे कहेंगे हम ऋणावेशित, ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसको कहेंगे या ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ध्यान से समझो, अगर जैसे हमने दो पदार्थ लिए, ये दो पदार्थ हैं, इन दो पदार्थ को मैंने आपस में रगड़ा, अगर इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हो गई, तो इसको अपन कह सकते हैं ऋणावेशित। भाई क्या कह सकते हैं? इसको धनावेशित कह सकते हैं। अब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो इसको कह सकते हैं अपन ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना? क्या कह सकते हैं? तो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। अब आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी। इसमें I क्या है? I विद्युत धारा है, T क्या है इसमें? T इसमें समय है। अब आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे, ये वैल्यूज बेहद उपयोगी हैं, आगे काम आएंगे हमें। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एक प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। भाई प्रोटॉन कैसा होगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना? अब
विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? देखो, आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु किससे बनते हैं? परमाणु से। तो सबसे छोटा कौन हुआ? परमाणु। तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ बनाने के लिए अणु की आवश्यकता होती है, और अणु बनाने की किसकी आवश्यकता होती है? पदार्थ। अब आपको जनरल में समझाएं कैसे। हमने लिया बेसन, तो हमने बेसन से बूंदी बनाई, बूंदी से लड्डू बनाया। तो बेसन क्या हो गया? बेसन हो गया परमाणु, और लड्डू क्या हो गया? लड्डू हो गया एक पदार्थ, और अणु क्या हो गया? बूंदी। बूंदी क्या हो गई? एक अणु हो गई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। अब परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में रहता है। केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पूर्णतः न्यूट्रॉन पूर्णतः उदासीन होता है। प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ये कैसा होता है? आवारा होता है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब शुरू से सुनो इसको। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित रहता है। केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा तीसरे प्रकार का कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होता है, तो वे थोड़ी सी ऊष्मा पाकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंधे हुए रहते हैं। ये क्या होते हैं? ये किसी पदार्थ से बंधे हुए रहते हैं। अगर हम कहें अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत, किसी भी पदार्थ में आवेश कैसा होता है? संरक्षित रहता है। उसको रूप बदल सकते हैं, मतलब उसको नष्ट नहीं कर सकते, है ना। हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ, हम कह सकते हैं कि पृथक्कृत निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, है ना। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? आप जानते हो या हम जानते हैं? या तो हम लिख दो या तो आप लिख दो। आप मत लिख देना, हमें ही लिखना है ना। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से कम नहीं हो सकती। या हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से कम नहीं हो सकती है। तो अर्थात किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। या तो आवेश प्लस का होगा या तो आवेश माइनस का होगा। क्वांटीकरण, है ना, क्वांटीकरण है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणज के रूप में होती है ना।
इसे ही आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्वांटा मतलब नंबर। भाई ऐसे हम बता सकते हैं कि हमारी कक्षा में, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। भाई हमारी क्लास में स्टूडेंट हो सकते हैं 10, 20, 50, 100, 200। क्या हमारी कक्षा में 20.5 स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? आधा तो नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को अब अनियमित रूप से विभाजित भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पूरा नंबर होगा, या तो वे 1 होगा या 2 होगा या 10 होगा या 50 होगा। हो सकता है प्लस का हो सकता है माइनस का हो, किसी का भी हो, है ना। तो मतलब ये होगा पूरा नंबर ही हो, है ना। जहां n क्या है, n 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। दोबारा सुनो परिभाषा इसकी। आवेश की मात्रा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, मूल आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और क्या कह सकते हैं हम? और कह सकते हैं कि बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश, आवेश की मात्रा दूरी की तुलना में नगण्य हो। आवेश की मात्रा दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। कैसी हो? ऐसी, है ना। अब ये बिंदु आवेश है, क्या बताओ ये बिंदु आवेश है? भाई आप कहोगे बिंदु आवेश नहीं है, लेकिन ये बिंदु आवेश हो सकता है। आपकी तो दूरी है ना, वो दूरी ज्यादा बढ़ जाए तो यही तुम्हें कैसे दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। इसको अपन बिंदु आवेश कहेंगे, है ना। मतलब दूरी पे डिपेंड कर रहा है कि ये आवेश बिंदु का है कि नहीं है ना। ये हमें दूरी पे बताएगा। तो बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश, आवेश की मात्रा दूरी की तुलना में नगण्य होती है, इसे बिंदु आवेश कहते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम का नियम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, है ना। भाई दो बिंदु आवेश हैं तो उनके मध्य जो बल लगेगा उस बल को हम कूलाम का बल कहते हैं या कूलाम का नियम कहते हैं, है ना। हो सकता है दोनों आवेश एक जैसे हों। अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो वहां पर कौन सा बल लगेगा? वहां हमने पढ़ा है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो ये पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है हमने? तो वहां पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो वहां क्या लगेगा? आकर्षण बल। क्या लगेगा वहां पर? आकर्षण बल, है ना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो सकता है दोनों आवेश एक जैसे हों, हो सकता है दोनों आवेश अलग अलग हों। ये Q1 है, ये Q2 है। हो सकता है दोनों आवेश एक जैसे हों, हो सकता है दोनों आवेश अलग अलग हों। एक Q1 है और एक क्या है? Q2 है। इसकी दूरी कितनी है? R है। दूरी कितनी है इसमें? R है ना। अब किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। हम कहेंगे दोनों को मिला देंगे, दोनों को हमने जैसे ही मिलाया वैसे ये बन गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रपोर्शनल हटा देंगे, समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा K
के लगा देंगे नियतांक अपन। तो के क्या है, के नियतांक है, यहाँ नियतांक है ना। के का मान एसआई पद्धति में हम लिखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन, एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये हो गया इसका कूलाम का नियम, है ना। क्या हो गया ये, कूलाम का नियम। अब अगर हम गणितीय रूप में बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये अपन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मैंने पुट किया इसको, तो क्या हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा F इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। अगर हम कहें कि सीजीएस पद्धति में निकालिए, तो सीजीएस पद्धति में लिखते हैं हम के की वैल्यू को 1, तो हो जाएगा ये F इक्वल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको, अब एक बार और देखो इसको, देखो क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दिया हमने, समानुपाती हटाया तो नियतांक आया, तो के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मान, के नियतांक है, के का मान मैंने यहाँ रख दिया, तो जो आ गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को ही कहते हैं हम कूलाम का नियम, इसे क्या कहते हैं हम, कूलाम का नियम। अब गणितीय रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹, जब हमने यहाँ रख दिया। अब सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू 1 होती है। आपको अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आप केवल इतना ही करेंगे, है ना, इसके आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस नियम की सीमाएं क्या होती हैं, यह नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह नियम स्थिर आवेश के लिए सत्य है, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर तक की दूरी के लिए सत्य। अच्छा ये बताइए आप हमें, अगर दोनों आवेश स्थिर हैं तो ये बल कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा सर। अगर एक बल चल रहा है, एक आवेश गतिमान है और एक आवेश स्थिर है, तो ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर दोनों आवेश गतिमान हैं तो ये बल कार्य नहीं करेगा, ये ध्यान रखेंगे ना। अब कोई भी आवेश होने के लिए द्रव्यमान जरूरी है, आवेश है तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो आवेश है, ऐसा डेफिनेट नहीं, है ना। तो किसी भी पदार्थ में आवेश होने के लिए उसका द्रव्यमान होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका द्रव्यमान कुछ कम हो सकता है ना, कुछ कम हो जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को आवेश देने से द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। आगे अब बच्चों हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने फॉर्मूले कौन से पढ़े हैं, अभी हमने केवल 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है हमने Q इक्वल NE क्वांटीकरण, एक पढ़ा है हमने F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों आज हम इन दो के क्वेश्चन करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी हम इतना कराया मैंने, पहले इतना करें, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके इसके आगे का जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा। फिर धीमे धीमे करके हम आपको लाइव भी देना चालू कर देंगे, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। और जैसा हम कराते जा रहे हैं ऐसा आप पढ़ते जाइए और साथ में फेयर कॉपी भी करते जाइए। अगर जो बच्चे साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो या तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें, और नहीं कर पाते हैं तो आप, हमारा नंबर है, उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम लिखकर, और मुझसे बोल दें कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए
इसको करते हैं अपन, है ना। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्यू कितना है? एक कूलाम। एफ की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फोर्स का फॉर्मूला है। हमें पूछा किसका है? हमें पूछ रहा है कितने आवेश होते हैं। तो भाई एक कूलाम आवेश में फोर्स थोड़ी लगाएंगे अपन, है ना। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या पूछ रहा है इसमें कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या दिया है आपको? आपको दिया गया है कि Q बराबर 1 कूलाम। एन आपको निकालना है, मतलब संख्या आपको निकालनी है। तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा इसमें? फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल होता है एन ई। अब ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें याद है पहले से ही, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिवाइड दे दो इसमें, तो एन इक्वल हो जाएगा Q अपॉन ए। क्यू की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, तो 0 बढ़ा देंगे हम। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, है ना। ठीक है। अब यहां 10 है, नीचे 16 है, तो 10 में 10 में 16 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमने एक जीरो इससे ले लिया, एक जीरो मैंने इससे ले लिया, तो कितना हो गया? 10। ये 10 की बार कितनी हो गई? 18। 16 का, अब 10 का 10 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में देंगे 16 का भाग, कितना आ जाएगा? 6.25। तो डिवाइड दिया मैंने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? एन इक्वल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू इसकी आ गई है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्या किसी पदार्थ पर 6 इंटू 10⁻−18 कूलम आवेश हो सकता है? बिल्कुल एज इट इज करेंगे हम। अगर नंबर एन की वैल्यू परफेक्ट नंबर आती है तो हो सकता है। अगर पॉइंट में आ गई, अपॉन में आ गई, तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, है ना। बस इतनी बात मुझे ध्यान रखनी है। तो क्यू कितना है हमारा? क्यू है 6 इंटू 10⁻−18 कूलम। तो बच्चों हमने क्या किया? पॉइंट के बाद जो जीरो है उसको नहीं लिखा। लिखना भी जरूरी नहीं होता है, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलो, एन इक्वल 1.6, एन इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻−18। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद कर रखी है, क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रखो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो मैंने जीरो बढ़ा दिया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा पावर? ये प्लस का। तो कर दो माइनस, इसमें से क्या बचेगा? ये बचेगा तुम्हारा 18 अपॉन, इससे डिवाइड दे दो, इससे कितने बार जाएगा? इससे डिवाइड दे दो, 16 बन जा 16, 16 3 जा 16 3 जा, इसको अपन माइनस कर दो, क्या बचेगा? एक बचेगा ना। एक काम करो, एक काम करते हैं अपन इसको, कि ये लिखा है 16, इसको करो माइनस, तो ये बचेगा तुम्हारा 60, ये बचा 10⁻1 है ना, और 1 लिखते नहीं है ना। ये बचा 16, इंटू कर दो तो ये हो जाएगा आपका 600 सॉरी, 16 का डिवाइड दे दो, 16 बन जा 16, और 16 3 जा 48, 16 48, है ना। 48, और यहाँ कितना बचा? 12 बचा, जीरो लगा दिया, है ना। कितने बच जाएगा? 16 7 112, क्या बचे? 8 बचे, है ना। अब कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 16 पंचे 80, है ना। तो क्या 37.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये पॉइंट में आया है ना।
पॉइंट में आया है तो इलेक्ट्रॉन ये नहीं हो सकता है ना। आगे देखो अब, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पदार्थ पर आवेश की प्रकृति बतानी है और आवेश भी उसका बताना है ना। तो अब हमें क्यू कितना है, क्यू है हमारा 100 इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा 100 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद है, इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या है आपको याद है, क्या होती है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो -19 में से कम कर दो 2, इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं 100 को, है ना। तो क्या बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17, इतना आवेश होगा। इसमें क्या होगा, क्यू पर आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17, इतना आवेश होगा कूलम। अब क्या कह रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस ज्यादा है, तो उसको कहते हैं अपन धनावेशित। क्या कहते हैं उसे अपन, धनावेशित, धनावेशित पदार्थ, है ना। चलिए आगे देखते हैं पर 3 माइक्रोकूलम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 0 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, यह पॉइंट 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला कूलम बल ज्ञात करना, है ना। दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं, कहाँ स्थित हैं, 3 माइक्रोकूलम पर स्थित है ना। और इनके मध्य की दूरी जो है वो 0.15 मीटर की है। इनके ऊपर मुझे फोर्स आपको निकालना है। ध्यान रहे कि अगर आवेश है तो उस आवेश पर जो बल लगेगा वो कूलम का बल होगा। क्या होगा वो, कूलम का बल। तो F इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है ना। अब Q1 भी आपको मालूम है, ये तो आपका हो गया सूत्र। अब Q1 भी मालूम है आपको, Q1 कितना है 3 माइक्रोकूलम, और Q2 भी मालूम है कितना है 3 माइक्रोकूलम। अच्छा माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया नहीं, वैसे बताना चाहिए मुझे कि माइक्रो वैल्यू होती है 10⁶, है ना। माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ये आपने 11th में पढ़े होंगे, है ना। चलो ये लिखा भी देंगे हम, टेंशन नहीं लो। 10⁻⁻6 कूलम, है ना। तो अब इसमें आप रखिए आर कितना है, आर हमारा है 0.15 मीटर। ये सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें, मतलब रख देंगे ना। तो F इक्वल 9 इंटू 10⁻9, और Q कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻⁻6, और ये हमारा 0.15 है, 0.15, 0.15 और 0.15। चलिए अब हमने 2 बार क्यों लगाया, स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। देखो बच्चों क्या होता है, अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आती है ना। इसलिए हमेशा स्क्वायर है, क्यूब है, तो उसको 2 या 3 बार लिख दिया करो, स्क्वायर क्यूब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये पॉइंट हटाओ दोनों को, दोनों पॉइंट आपने हटाए तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, ये पहले मैंने बिल्कुल जैसा का तैसा लिख दिया है, मैंने कुछ नहीं किया अभी ना। इस पॉइंट हटाया तो मैंने इसके 2 जीरो बढ़े, इसका पॉइंट आया तो मैंने इसका 2 जीरो बढ़ाया, है ना। और नीचे लिखा है मैंने 15 इंटू 15। अब हम इसको कैंसल आउट करते हैं, कैसे करेंगे, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 से 5 4 जा, सॉरी 5 बन जा 5, 5 2 या 20, 0 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो इसको, अब तो F इक्वल कितना आ जाएगा, देखो ये 100, ये 4 और ये 9 4 जा 36, देखो ये 9 ये है और 2 ये हो गया, तो कितना हो गया 10⁻11। 6 और 6 कितना हो जाएगा 10⁻−12। कर दो इसको माइनस, कितना बचेगा 10⁻−1 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है। इसको नीचे ले आएंगे तो ये पावर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसका डिवाइड दे देंगे तो 3.6 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2 माइक्रोकूलाम व 2 माइक्रोकूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करना है। बल कैसे निकालेंगे? देखो, ये 2 आवेश हैं, 2c 2 मीटर की दूरी पर है ना। अब Q कितना है? Q1 है 2 माइक्रोकूलाम, Q2 है 2 माइक्रोकूलाम और R है 2 मीटर। F इक्वल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये होता है आपका 9 × 10⁹ और Q1 कितना है? 2 है और Q2 कितना है? 2 है और ये कितना है? 2 × 2 है ना। तो कैंसिल, क्या बचा? F इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं इसमें जो गिवन है, जो दिया है वो लिख दूंगा, बाकी इसको आपको सॉल्व करना है ना। पॉज करके करेंगे आप इसको, बाकी नहीं आएगा तो फिर मेरा सॉल्यूशन जो मैं करूंगा उसको देख लेंगे। तो E Q कितना है? Q1 इक्वल E, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 कितना है? P 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और R कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अब आप इसको पॉज करके करिए, है ना। चलिए किया आपने, है ना। अब मैं करा रहा हूं इसको, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या सूत्र है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। चलिए रखिए इसमें। तो F इक्वल 9 × 10⁻9 और Q कितना? Q1 है 1.6 × 10⁻19 और Q2 है 1.6 × 10⁻19 और R कितना है? R तुम्हारा है 10⁻10 और 10⁻10। इसको चलिए सॉल्व कर लिए तो क्या हो जाएगा? F इक्वल 9 × 10⁻9 और इंटू 1.6 2.56 हो जाएगा, है ना, इंटू करके। तो ये कितना जाएगा? 10⁻38, है ना। ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 10 की पावर कितना हो गया? 20, 10⁻20 ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये पावर किसका हो जाएगा? पावर हो जाएगा आपका प्लस का। किसका हो जाएगा? पावर प्लस का हो जाएगा, है ना। 38 10⁻20, है ना। 20 और 19, 20 और 9 29 हो गया भाई, 29 हो गया। 38 में से 29 कर दो माइनस, यहाँ से 1 ले लो तो बचेगा ये 9, है ना। कितना बचा? 9 बचा। 9 किसका बचेगा? माइनस का। तो F इक्वल 9 × 2.56 × 10⁻9, इसका ये आंसर आ जाएगा, है ना। इसका आप इंटू कर लेना, इंटू करके आप यहाँ पर लिख देना, है ना। कोई दिक्कत है? चलो चले आगे अपन। अब है 1.2 कूलॉम और 4.8 कूलॉम। यह दो आवेश एक दूसरे से 1.2 मीटर की दूरी पर हैं तो बल की गणना करनी है। बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कितना आएगा आप ये जरूर बताएंगे, है ना। और पढ़ेंगे धीमे धीमे चल के, हम इसको ऑनलाइन भी ले आएंगे, बिल्कुल लाइव क्लास चलाया करेंगे। अभी आपको इसको रिकॉर्डेड दिखना है, बाकी लाइव भी आपको मिलेगी। चलिए आगे की इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, है ना। अब एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं। तो Cu कॉपर डबल प्लस पर कितने आवेश हैं? पर कितने आवेश हैं, है ना। हम इसमें बता दे रहे हैं आपको कि n कितना है? n इसमें 2 है। n कितना है? n इसमें 2 है। आपको Q निकालना है ना।
और ई की वैल्यू आपको याद ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप फॉर्मूले में रख दोगे तो Q इक्वल हो जाएगा एन ई, एन की वैल्यू 1.6 इंटू 10, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। इसका इंटू कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने ही कर दिया है। बाकी हम आपको एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं जिससे आप इसको लगाएंगे, है ना, और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, है ना। आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन जरूर देंगे, है ना। 7N40, एन क्या है, नाइट्रोजन, के नाभिक पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों हमने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इन दो क्वेश्चन के आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। N714, एन क्या है इसमें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, मतलब एन की वैल्यू है, 14 क्या है इसका मास, इससे मुझे मतलब नहीं है, एन की वैल्यू आपको मालूम है तो आप इसका आंसर बताएंगे। इन दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, है ना। चलिए तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है इस बात को आज थोड़ा एनालिसिस कर लो। हमने क्या पढ़ा है, स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ा था हमने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। बाकी आप पूरा वीडियो देखिए और कैसा लगा आपका आपको ये जरूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, है ना, ताकि हम जान सकें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, है ना। धन्यवाद।